नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अ, आप कई बार मेरे वीडियोस में आप देखते हैं मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह से फंड्स आप ले सकते हैं अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन मुझे आपके रिस्पॉन्स से, आपकी बातचीतों से, आप मुझे जो ईमेल करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं वीडियोस पर, उसके माध्यम से जानकारी पता लगती है कि आपको लगता है कि ये काम बहुत कठिन है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीएसआर कंपनीज़ को प्रपोज़ल भेजें, प्रपोज़ल बनाएँ, बनाना सीखें और फिर कंपनीज़ की ईमेल आईडी आइडेंटिफ़ाई करें और आप बार-बार इस तरह का ऑफ़र आप मुझे भी करते हैं कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें, आपको प्रपोज़ल बनाने में, आपको फंड्स दिलाने में और बहुत सारी इस तरह से कंसल्टेंट्स भी ऐसे हैं जिनको आप अप्रोच करते हैं, जिनको आप में से कई लोगों ने जो मुझे संपर्क किया है उन्होंने बताया कि हमने उनको पैसे भी दिए हैं, हमें फंड्स नहीं मिला, बहुत सारा पैसा हमारा चला गया। मैं बार-बार आपसे सबसे यही कहता हूँ कि आपको किसी को भी अपफ्रंट पैसा नहीं देना है और जनरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर कोई कंपनी अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है कि वो आपको फंड्स लाके दे देगी, तो वो खुद अपना एनजीओ क्यों नहीं बना लेते। मैं इस बात पर काफ़ी विश्वास करता हूँ, इसलिए आपको मैं बार-बार इस बारे में ज़ोर देता हूँ। आपको कई बार मेरे फ़ोन कॉल से ये पता भी चलता होगा कि मैं आपको बार-बार ज़ोर इस बात पर देता हूँ कि आप खुद सीखें। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि हम किसी को खाना देने की बजाय हम उसको खाना अर्न करना सीखें। वो किस तरह से रोज़मर्रा अपनी लाइवलीहुड खुद चला सके, अपने आप पैसे कमा सके। इस तरह का काम करने पर मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसी तरह से एज़ ए एनजीओ आप बार-बार जो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फंड्स दिलवा दीजिए, तो मैं आपको बार-बार ये बोल रहा हूँ कि फंड्स कोई नहीं दिलवा सकता, आप खुद फंड्स ले सकते हैं, आप अपने लिए। और अगर आपको लगता है कि ये काम बहुत कठिन है, आप ये काम नहीं कर सकते, तो डेफ़िनेटली आपको ये काम आपके लिए नहीं है। और जो भी एनजीओ के फाउंडर्स हैं या मैनेजमेंट हैं या जो उस एनजीओ के सीनियर लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो फंड्स इकट्ठा करें और कहाँ से करते हैं ये आपको कई तरीके मैंने बताए हुए हैं। इन सभी चीज़ों से ऊपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताई है, मैं आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। चाहे आप 1 साल की ऑर्गेनाइज़ेशन हो या 2 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन हो और अभी ताज़ा-ताज़ा आपने ऑर्गेनाइज़ेशंस बनाई हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का प्रेज़ेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। अब बहुत सारे लोगों को अगर पावर पॉइंट नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको जाकर सीखना चाहिए। और हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपकी कुछ वर्कशॉप्स करेंगे जहाँ पर आपको पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन आप अपना कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सरलतम तरीके से हम आपको ये सिखाएंगे आगे चलकर। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आपके पास एटीजी है, 12A है, एफसीआरए है, कुछ भी हो या ना हो, उस सबसे ज़रूरी इस वक्त है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंटेशन आपके पास होना। प्रेजेंटेशन का मतलब है एक ब्रीफ करीब 6, 7, 8, 10 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी जानकारी और मुख्य जानकारी लिखी हुई हो और जिसको आप कभी किसी को ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं या आप जब कभी पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं तो पर्सनल मीटिंग में आप उस प्रेजेंटेशन को दिखा सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए ये आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी देखा है कि वो पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना ही नहीं जानते हैं या उनके पास नहीं है। मैंने देखा कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वर्ड में ही अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। अब जब कभी भी आप उनसे बात करो कि भई आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ प्रोफाइल भेज दीजिए, तो वो उठाकर एक 10-15 पेज का डॉक्यूमेंट और प्रपोज़ल भेज देते हैं। इससे जो आप फर्स्ट लेवल पर जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में जानना चाहते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है वो एक टाइटल स्लाइड हो जिसके ऊपर आप लिखें कि आप क्या करते हैं। जो फर्स्ट स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर मान लो आप लाइवलीहुड पर काम करते हैं या फिर आप
मेंटली रिटार्ड बच्चों के लिए काम करते हैं, या स्कूल रन कर रहे हैं, या हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स आप रखें। फर्स्ट स्लाइड पर आप उसके ऊपर लिखें उसका टाइटल, जैसे कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी फर्स्ट स्लाइड पर हम लिखते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह से करके हम लिखते हैं। हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं करियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग प्रोग्राम। सो उसमें हमारा पूरे प्रोग्राम का नाम है मार्गदर्शक। सो उसका फर्स्ट स्लाइड में हमने लिखा हो मार्गदर्शक एज टू कॉम्प्रिहेंसिव करियर गाइडेंस प्रोग्राम। इस तरह से आपको फर्स्ट स्लाइड आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का ब्रीफ में एक डिटेल बताइए कि आपने कब शुरू की, आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। आप, मैंने देखा बहुत सारी एनजीओज जो शुरुआती दौर में होते हैं वो बहुत सारी जानकारी देखते हैं, हम सब कुछ करते हैं। मतलब मेरे पास जब किसी का प्रोफाइल आता है तो उसमें लिखा है हम लाइवलीहुड करते हैं, हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, एजुकेशन करते हैं, एनवायरनमेंट करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं, विलेज डेवलपमेंट करते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें लिख देते हैं तो मैं खुद ही उनके प्रेजेंटेशन को डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके प्रेजेंटेशन को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो आपको 1, 2 या मैक्सिमम 3 ऐसे थीम रखने जिनके ऊपर आप फोकस करें। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पंच लाइन है शिक्षा से रोजगार तक, तो हम शिक्षा से रोजगार से रिलेटेड या एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही करते हैं या प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो आपने फर्स्ट स्लाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपका टाइटल क्या है उस प्रेजेंटेशन का। दूसरे स्लाइड्स में आप लिखेंगे एनजीओ के बारे में, या वो ट्रस्ट है या सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, कब वो शुरू हुआ, आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आप मेन एरियाज क्या हैं जिस पर काम करते हैं, किस क्षेत्र में आप काम करते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ पर आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कुछ अगर आपको रिवार्ड रिकग्निशंस मिले हुए हैं, कोई अब कई बार क्या होता है शुरुआती एनजीओ होता है, उसको लगता है साहब हमने तो अभी 2 महीने पहले ही एनजीओ शुरू किया है तो हमें तो कोई अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन आप अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा अच्छा सा बनाने के लिए, आप अगर ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर हैं तो आप फाउंडर तभी बने होंगे जब आपने ज़िंदगी में कुछ प्राप्त किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपने अपने जीवन में भी कोई अगर उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं तो वो लिख सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि आपके चेहरे के साथ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो आप वो अवार्ड्स और रिकग्निशंस या कोई मेंबरशिप है किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप लिखें। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ नंबर्स लिखें। जैसे हम लोग लिखते हैं कि भाई हम 10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 800 से ज़्यादा महिलाओं को हमने एंटरप्रेन्योर्स बनाया है, 20,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने जो है करियर गाइडेंस प्रोग्राम किया है, हम हर साल करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं। कोविड में जो महिलाएं अपने परिवारजन को खो चुकी हैं उनके रोजगार के लिए हमने क्या क्या किया, उनके नंबर्स हमने लिखे हैं। कौन कौन से स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं उनके बारे में हमने लिखा है। तो एक स्लाइड में बहुत ही कम ब्रीफ में आपको ये सारी चीज़ें लिखती हैं। और अगर 1 या 2 पिक्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं तो आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कहीं ना कहीं उस स्लाइड के ऊपर रखें। मैं आपको वीडियो के अंत में एक चीज़ और बताऊंगा कहाँ पर आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस पता कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड स्लाइड, अगर आपकी ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप है, चाहे वो एनजीओ के साथ ही पार्टनरशिप हो या किसी स्कूल के साथ हो, जिसके साथ भी आप काम करते हैं, या कोई फंडिंग एजेंसीज हैं या किसी संस्था ने आपको पैसे दिए हैं, तो उनके लोगो आप अपने या तो फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में भी रख सकते हैं या थर्ड स्लाइड एक्सेप्टेड। अगर आपके पास ज़्यादा पार्टनर हैं तो आप ज़्यादा पार्टनर्स को एक साथ एक स्लाइड में दिखा सकते हैं कि ये हमारे पार्टनर्स हैं। पार्टनर कैन बी फंडिंग पार्टनर और नॉन फंडिंग पार्टनर, ये आप स्लाइड्स में दिखाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स जो है वो है कि आप किस प्रोग्राम को करते हो, उस प्रोग्राम के बारे में एक स्लाइड हो जिसमें आप कुछ 1 या 2 लाइन में आप लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं तो हम लिखते हैं कि भाई महिलाओं को अपनी फाइनेंशियल ज़रूरत के लिए परिवार के किसी न किसी सदस्य के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और वो हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं। तो उनको हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनके लिए रोज़गार खुलवाते हैं, उनके गांव में उनको
उनके अपने बिजनेस खुलवाते हैं और इस तरह से उनको हेल्प करते हैं। तो ये एक 3-4 लाइन में हमने लिख दिया कि भाई उसका प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स आप लिखते हैं कि हम मोबिलाइज करते हैं, फिर उसका सिलेक्शन करते हैं, फिर उनके बाद उनको हम सामान दिलवाते हैं, उनके बिजनेसेस की ओपनिंग कराते हैं, मेंटरिंग करते हैं। तो इस तरह से कुछ 4-5 स्टेप्स में आप लिख दीजिए उस जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद में आपका प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है। जैसे आप अगर एक स्कूल में या एक गांव में मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो मेडिकल कैंप से जो जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आपके डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिशरी कोई है तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे परिवारजन उनके इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हो जाते हैं। आप किसी बच्चे को स्किल दे रहे हैं तो वो बच्चा डायरेक्ट बेनिफिशरी है और उसके परिवार के सदस्य आपके इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बेनिफिशरीज के और इम्पैक्ट उस प्रोजेक्ट में आपने कितनी सक्सेस प्राप्त की है, कितने लोग ऑलरेडी उससे बेनिफिट ले चुके हैं, ये आप उसमें लिखें। तो मैंने अभी तक आपको 4 स्लाइड्स बताई हैं। 4 स्लाइड्स में आपका ऑलमोस्ट लगभग काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर आप दिखा सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स का आउटकम क्या है। अगर कोई भी एजेंसी आपको फंडिंग देती है तो आप उस पैसे से आप क्या करके दिखाएंगे, कितना इम्पैक्ट आएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कि भाई अगर आप 100 महिलाओं को लाइवलीहुड देते हैं तो 100 महिलाओं का रोजगार शुरू होगा। हर एक परिवार में 4 से 5 लोग ऑन एन एवरेज होते हैं, तो हम बोलते हैं 400 से 500 फैमिली मेंबर की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। और वो जब अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें से 30 to 40% लोग स्किल रिलेटेड, जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड हो गया, तो उससे रिलेटेड स्किल से दूसरे लोगों को स्किल भी देंगे। ये भी एक आउटकम है आपके प्रोजेक्ट्स का। इसके साथ साथ ही जब हम उन महिलाओं को बिजनेसेस खुलवाते हैं तो उनके गांव में हम मेडिकल कैंप्स लगवाते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस सेशन करते हैं, करियर वर्कशॉप्स करते हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम उस 100 महिलाओं के माध्यम से कम नहीं तो 1000 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देते हैं। तो ये भी हम हमारे आउटकम के अंदर लिखते हैं। आप कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितनी महिलाएं जुड़ जाती हैं, उनकी सेविंग्स क्या होती है, ये सब भी आप बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट जो आप किसी कंपनी को भेजना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ जाए। उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने बनाई हैं या कोई एक्सपोजर विजिट्स कराई हैं उसके बारे में एक डिटेल बना सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के सिमिलर प्रोजेक्ट से अलग कैसे है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटर, व्हाई एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव फंड्स टू योर एनजीओ। तो वो हमें लिखना है कि दूसरे एनजीओ से आप किस तरह से अलग हैं और आप ही को पैसे क्यों दें। ये चीज़ भी आपको उसमें लिखनी चाहिए। और मैं आपको ये सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ कि आप अगर ये सब चीज़ देखिए, मैं देखता हूँ कई लोग मराठी में भेजते हैं मेरे पास, कई लोगों के प्रेजेंटेशंस जो है हिंदी में होते हैं। तो आप डेफिनेटली रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन क्या होगा, कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनी में CSR देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का काम इंग्लिश में होता है। और अगर आपका प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगा तो वो इमीडिएटली ओपन करेंगे, उसको पढ़कर समझ लेंगे। आप हिंदी में प्रेजेंटेशन भेजेंगे, हो सकता है उनके कंप्यूटर के अंदर हिंदी का फॉन्ट ही ना हो तो आपका प्रेजेंटेशन नहीं खुलेगा। तो आप PDF में बनाकर भी भेज सकते हैं वैसे, लेकिन उसको हो सकता है कि मराठी पढ़नी नहीं आती हो, उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती हो। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, कि हम कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में ही भेजें। और जब आपको पता चल जाता है कि जिसको आप भेज रहे हो वो आदमी हिंदी, मराठी या दूसरी कोई लैंग्वेज अच्छे से समझते हैं तो आप उस लैंग्वेज में भेज सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक आदमी समझ लेगा, लेकिन डिसीजन मेकर्स बहुत सारे लोग हैं, बोर्ड मेंबर बहुत सारे लोग हैं, तो इस वजह से वहाँ मेरा सजेशन होता है कि हमें उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे प्रोजेक्ट्स का। और अगर आप, क्योंकि बहुत सारा काम इंग्लिश में आपको आगे चल के करना होगा, तो NGO को कई ऑर्गेनाइजेशंस ये भी समझेंगी कि कल को जो हम रिपोर्ट्स मांगेंगे वो रिपोर्ट्स भी हमारे फॉर्मेट्स में हमें नहीं मिलेगी, तो बहुत सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा। इस तरह के चैलेंजेस उनको आएंगे। इसी के साथ आप एक उस प्रोजेक्ट्स में मान लो आपको 1 साल के लिए या 5 साल के लिए या 2 साल के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशंस पैसे मांगते हैं आप, तो उसका रोड मैप क्या होगा, ये आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर जरूर लिखें कि आप उस प्रोजेक्ट को कितने दिन में किस तरह से कंप्लीट करेंगे, मोटा मोटा उसके स्टेप्स क्या हैं। तो 5-6 स्टेप्स में आप बता सकते हैं कि ये स्टेप्स रहेंगे। और उसके बाद में आप एक स्लाइड में इस तरह का ज़रूर लिखें कि
कंपनी के जो वॉलंटियर्स हैं वो आपके प्रोग्राम के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो बच्चों को वॉलंटियर्स आकर पढ़ा सकते हैं, उनके लिए सिलेबस डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ आपके साथ कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आपके स्कूल अगर है तो वॉल पेंटिंग कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर सकते हैं उनके साथ, वो कोई एक्सपोजर विजिट कर सकते हैं, करियर वर्कशॉप्स कर सकते हैं, बच्चों को लोग कहीं बाहर एक लर्निंग टूर के लिए ले जा सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप वॉलेंटरली आप कंपनी को ऑफर करें कि भाई अगर आप हमें पैसे देंगे तो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हमारे साथ ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ भी उन प्रोग्राम्स के साथ जुड़ें, उन्हें देखें। तो इस तरह के एक एक स्लाइड्स आपको वॉलंटियरिंग एंगेजमेंट के ऊपर भी आप रखें। और लास्ट में अगर आप 2 या 3 स्लाइड्स इस तरह की रख लें जिसमें सक्सेस स्टोरीज बताएं, आपके प्रोग्राम से संबंधित सक्सेस स्टोरीज। अगर आप मान लो एक स्कूल रन कर रहे हैं तो बच्चे जो टॉपर्स निकले हैं वो उनकी क्या स्टेटस है, मेंटली रिटार्ड बच्चों का सेंटर रन कर रहे हैं तो आपने उन बच्चों को बिफोर आफ्टर में, मान लो पहले वो बच्चा वॉक भी नहीं कर पाता था, अब वो बच्चा चलने लगा है, ये आप बता सकते हो। आपके यहाँ से कुछ बच्चे निकल कर नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप बता सकते हो। आपकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं जिनको आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और जो बेनिफिशरीज हैं उनके पिक्चर्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप उन पिक्चर्स को दिखा सकें। तो 2 या 3 स्लाइड्स में आपके पास सक्सेस स्टोरीज के लिए हो, और लास्ट की स्लाइड में अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दें, ईमेल आईडी डाल दें, तो कोई भी अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है फंड्स लेने के लिए, चाहे आप 1 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अभी से ये बनाकर आप किसी भी कंपनी से इंटरेक्शन करना शुरू कर दें, जिससे कि आप जब तक उनकी कंपनी 2 साल आपके कंप्लीट होंगे या 3 साल कंप्लीट होंगे तब तक उस कंपनी के दिमाग में आपके एनजीओ के बारे में एक पिक्चर बन चुकी होगी। जैसे ही आप एलिजिबल होंगे हो सकता है आपको फंड्स मिल जाए। आप विदाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप, मेरा मानना ये है बहुत कम संभावना है कि आपको कोई अच्छा फंड्स दे देगा। कोई वन टाइम एक्टिविटी और इस तरह का फंड्स आपको मिल सकता है, बट बहुत ही अच्छा और प्रोजेक्ट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स आपको लेने के लिए कई प्रेजेंटेशंस भी बनाने होंगे। मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं अगर हम करते हैं। एक जैसे मैंने बताया विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, महिला को हम उद्यमी बनाते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा स्किल डेवलपमेंट का, जहाँ पर ऐसी महिलाएं या ऐसे यूथ जो स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको या तो हम इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं या किसी न किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और थर्ड इनिशिएटिव जो हमारा है करियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग। तो हमने इन तीनों के अलग अलग प्रेजेंटेशंस भी बना रखे हैं, एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन भी बना रखा है। तो हम सिचुएशन के हिसाब से ये देखकर किसको क्या भेजना है हम वो प्रेजेंटेशंस उनको भेजते हैं। तो इसलिए आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास ATG, 12A, CSR1, नीति आयोग ये सब हो ना हो, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको फंड्स चाहिए। और इस प्रेजेंटेशंस के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचने का कोशिश करें, उनको अपनी PPT भेजें, और इस तरह से आपको डेफिनेटली एक सही कंपनी के साथ आपका वार्तालाप शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।